कल्पना कीजिए, गला पूरी तरह सूख चुका है, शरीर पानी के एक एक घूंट के लिए बिल्कुल तड़प रहा है। बहुत भयानक स्थिति है। हाँ, और सामने जो लोटा रखा ना, उसमें से किसी मरे हुए जानवर की ऐसी सड़ांध आ रही है कि पास खड़े होने भी मुश्किल हो जाए। प्यास से जान जा रही है और जो चीज जान बचा सकती है वो खुद जहर बन चुकी है। बिल्कुल मौत और बीमारी के बीच चुनने जैसी बात हो गई ये तो। एकदम सही। ये कोई हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं है। मुंशी प्रेमचंद के दस्तावेज ठाकुर का कुआं में दर्ज ये एक बहुत ही खौफनाक सामाजिक सच्चाई है। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा विश्लेषण है जो दिखाता है कि कैसे पानी जैसी बुनियादी जरूरत को भी सत्ता, खौफ और एक क्रूर सामाजिक व्यवस्था के हथियार में बदल दिया जाता है। ये शुरुआती इस पूरी चर्चा का मूल आधार तय कर देती है। मतलब जब हम पानी को केवल एक प्राकृतिक संसाधन की तरह देखते हैं ना, तो हम अक्सर उस अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत ढांचे को नजरअंदाज कर देते हैं जो ये तय करता है कि उस पानी तक पहुंच किसकी होगी और किसकी नहीं। हाँ, बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन अंशों को खंगाल रहे हैं वे हमें ठीक उसी समाज के केंद्र में ले जाते हैं। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि समाज की बनावट कैसे एक इंसान को उसकी सबसे आदिम जरूरतों के लिए भी मोहताज और लाचार बना देती है। तो चलिए इस पूरी स्थिति को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हमारे सामने दो मुख्य पात्र हैं, जोखू और उसकी पत्नी गंगी। अब जोखू बुरी तरह बीमार है, वो खाट पर पड़ा है और प्यास से उसकी जान निकल रही है। गंगी उसे पानी पीने के लिए लोटा देती है, लेकिन जोखू जैसे ही उसे मुंह से लगाता है वो झटके से पीछे हट जाता है। पानी से भयानक बदबू आ रही है, मतलब शायद कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया है। जोखू की प्यास इतनी हावी है कि वो कहता है, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। बाप रे, ये तो एकदम। हाँ, ये वो चरम मजबूरी है जहां इंसान अपनी इंद्रियों की स्वाभाविक चेतावनी को भी नकारने के लिए तैयार है। लेकिन गंगी वो पानी उसके हाथ से छीन लेती है। वो जानती है कि ये सड़ा हुआ पानी जोखू की बीमारी को और बिगाड़ देगा, शायद उसकी जान ही ले ले। इस दृश्य में जो मनोवैज्ञानिक तनाव है ना, वो बहुत गहरा है। मतलब एक तरफ जैविक आवश्यकता है, जो प्यास है, जो शरीर को अंदर से तोड़ रही है। दूसरी तरफ गंगी का वो तार्किक फैसला है कि ये गंदा पानी सीधे मौत का कारण बन सकता है। गंगी का वो पानी छीन लेना सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि ये उस परिस्थिति के खिलाफ एक शुरुआती प्रतिरोध भी है। सही कहा। वो उस सड़ांध को स्वीकार करने से एकदम मना कर रही है जो नियति ने या कहें उस समाज ने उनके हिस्से में छोड़ दी है। ये प्रतिरोध की बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में बहुत व्यवहारिक सवाल आता है। जी बताइए। देखिए, गंगी ये जानती है कि खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ती है। ये एक बुनियादी समझ है उसके पास। तो वो बस कुछ लकड़ियां जलाकर उस पानी को उबाल क्यों नहीं लेती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब पानी उबलने से उसकी अशुद्धियां मर जाती हैं और बदबू भी कम हो जाती है ना। ये तो बीमारी और मौत से बचने का सबसे आसान तरीका था। वो ऐसा क्यों नहीं करती? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और यही वो बिंदु है जहां ये दस्तावेज समाज की एक और गहरी खाई को उजागर करता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि गंगी ये तो जानती थी कि खराब पानी से बीमारी होती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी दूर हो जाती है। अच्छा, उसे ये नहीं पता था? जी नहीं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत अज्ञानता नहीं है। ये समझाता है कि कैसे पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी और हाशिए पर रहने की स्थिति इंसान को उस बुनियादी ज्ञान से भी वंचित कर देती है जो उसकी जान बचा सकता है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब जानकारी तक पहुंचना होना भी एक तरह की संस्थागत हिंसा है ना? उनके पास ज्ञान का वो छोटा सा टुकड़ा नहीं है जो उनके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। एकदम सटीक कहा आपने। देखिए, जब हम अभाव की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ जमीन, पैसे या कपड़ों पर जाता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा अभाव ज्ञान का होता है। वो ज्ञान जो पीढ़ियों से जानबूझकर एक वर्ग तक सीमित रखा गया है। गंगी की ये जो अज्ञानता है वो उसी व्यवस्था का परिणाम है जिसने उसे और उसके पूरे समुदाय को हमेशा शिक्षा और जागरूकता के दायरे से बाहर रखा है। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है। तो अब जब गंगी के पास पानी साफ करने का कोई तरीका नहीं है तो उसके सामने केवल एक ही रास्ता बचता है कि कहीं और से ताज़ा पानी लाया जाए। हाँ, जाहिर है। अब ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि अरे जाओ और दूसरे कुएं से पानी ले आओ, लेकिन यहीं से इस दस्तावेज की वो डरावनी जमीन हमारे सामने आती है। गांव में केवल 2 और कुएं हैं, एक ठाकुर का और दूसरा साहू का। और जैसे ही गंगी वहां जाने की बात सोचती है,
जोखू उसे तुरंत रोकता है। अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़ें तो हम पाएंगे कि जोखू का गंगी को रोकना कोई साधारण चिंता नहीं है। ये उस खौफ का एकदम सीधा प्रकटीकरण है जो इस समाज की नींव में भरा गया है। पूरे गांव का भूगोल महज जमीन का बंटवारा नहीं है, ये सत्ता का स्पष्ट मानचित्र है। सत्ता का मानचित्र, क्या बात है। जी, कुएं सिर्फ पानी के स्रोत नहीं है, वे ताकत और प्रभुत्व के केंद्र हैं इस गांव में। और जोखू जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है ना, वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो कहता है कि वहां गई तो हाथ पांव तुड़वा कर आएगी। बिल्कुल। वो बाकायदा गिनाता है, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। ये तो पूरे गांव के पावर डायनेमिक्स का एक जीता जागता चार्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन क्या ये सिर्फ डर है? मेरा मतलब है, क्या जोखू का ये डर अतिशयोक्ति नहीं है? वो खुद अपनी पत्नी को पानी लाने से रोक रहा है। क्या ये संभव नहीं कि शोषित वर्ग ने अपनी बेड़ियों को खुद ही स्वीकार कर लिया हो और वे बिना लड़े ही हार मान रहे हों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क है। लेकिन देखिए, जोखू का व्यवहार उस मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग को दर्शाता है जो पीढ़ियों के शोषण के बाद पैदा होती है। मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग? जी, कोई भी जालिम व्यवस्था तब सबसे प्रभावी ढंग से काम करती है जब शोषित वर्ग खुद ही अपने लिए पुलिस का काम करने लगे। जोखू का डर अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है, ये उसका जिया हुआ सच है। उसका यथार्थ है। एकदम। उसने उन 3 सत्ता केंद्रों को बहुत सटीक रूप से पहचाना है। ब्रह्म देवता उस धार्मिक और सामाजिक सत्ता का प्रतीक है जो ये तय करते हैं कि कौन शुद्ध है और कौन अछूत। उनका आशीर्वाद वास्तव में ताने और श्राप हैं। फिर ठाकुर शारीरिक बल और जमींदारी की सत्ता है जो बिना किसी सवाल के लाठी से अपना नियम थोपती है। और साहू आर्थिक सत्ता है जो कर्ज के जाल में फंसाकर 1 के 5 वसूलती है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे बाहर निकलना मतलब शारीरिक और आर्थिक आत्महत्या के समान है। बाप रे। और जोखू एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी बयान करता है। वो कहता है कि हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। हाँ, ये पंक्ति बहुत गहरी है। मतलब ये उस पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की तस्वीर है जहां आपकी जिंदगी और मौत का इस समाज के लिए कोई मोल ही नहीं है। इंसान का वजूद इतना शून्य हो चुका है कि उसकी मौत भी किसी को परेशान नहीं करती। यही वो अदृश्य दीवार है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। जोखू अच्छी तरह समझ चुका है कि व्यवस्था से टकराने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी निराशा के बावजूद गंगी उस बदबूदार पानी को स्वीकार नहीं करती। वो उस कंडीशनिंग को तोड़ती है। वो रात के अंधेरे का इंतजार करती है और ठाकुर के कुएं की तरफ निकल पड़ती है। ये रात का समय भी बहुत कुछ कहता है। रात के 9 बज चुके हैं, थके हारे मजदूर सो चुके हैं। मतलब जो दिन भर पसीना बहाते हैं उनके हिस्से में सिर्फ गहरी थका देने वाली नींद आई है। सही बात है। लेकिन ठाकुर के दरवाजे पर महफिल सजी है। गंगी वहां पहुंचकर कुएं की जगत की आड़ में छिपकर बैठ जाती है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गंगी वहां छिपकर जो सुनती है वो इस दस्तावेज का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल, एक टर्निंग पॉइंट है। ठाकुर के दरवाजे पर बैठे लोग कोई ध्यान कर्म की बातें नहीं कर रहे हैं। वे इस बात की डींगे हाँक रहे हैं कि कैसे ठाकुर ने एक मुकदमे में थानेदार को रिश्वत देकर खुद को बचा लिया और कैसे बिना 1 पैसा दिए नकल निकलवा ली। ये दृश्य ना सत्ता के पाखंड को पूरी तरह से नंगा कर देता है। जिन लोगों को समाज में ऊंचा और आदर्श माना जाता है वे वास्तव में भ्रष्टाचार और बेईमानी का जश्न मना रहे हैं। हाँ। वे कानून को धोखा देने को अपनी बुद्धिमानी का, अपनी ताकत का तमगा मान रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज के समय के बड़े व्हाइट कॉलर अपराधी करते हैं। एकदम सही तुलना है ये। मतलब वे सिस्टम के सारे लूप होल्स का फायदा उठाते हैं, लाखों करोड़ों का घोटाला करते हैं और फिर समाज में एक बुद्धिमान और सफल व्यक्ति की तरह सम्मान भी पाते हैं। उनकी चोरी को अपराध नहीं बल्कि स्मार्टनेस माना जाता है। जबकि एक गरीब आदमी अगर भूख से 1 रोटी भी चुरा ले तो उसे तुरंत अपराधी घोषित कर दिया जाता है। इस उपमा को अगर हम कहानी के परिप्रेक्ष्य में गहराई से समझें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि सत्ता ये तय करती है कि कौन सी चीज अपराध है और कौन सी चतुराई। ठाकुर और उसके साथियों के लिए थानेदार को खरीदना कोई पाप नहीं है, ये उनकी ताकत का प्रदर्शन है। लेकिन उसी कुएं से गंगी का 1 घूंट पानी लेना वो सबसे बड़ा अपराध है।
क्या विडंबना है। ये जो दोहरा मापदंड है, ये गंगी के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालता है। वो अंधेरे में बैठी है और सामने रोशनी में समाज के तथाकथित ऊंचे लोग अपने गुनाहों का बखान कर रहे हैं। और यहीं पर गंगी के मन में एक जबरदस्त वैचारिक विद्रोह जन्म लेता है। वो खुद से सवाल पूछती है कि हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। हाँ, ये सवाल बहुत पावरफुल है। वो सोचती है कि क्या सिर्फ गले में एक धागा मतलब जनेऊ डाल लेने से कोई ऊंचा हो जाता है। वो मन ही मन उन सब की पोल खोलती है। ठाकुर ने गरीब गडरिये की भेड़ चुराकर मार कर खा ली। पंडित जी के घर में 12 महीने जुआ चलता है। साहू जी घी में मिलावट करके बेचते हैं। ये सारी बातें गंगी के दिमाग में चल रही हैं। वो साफ देख पा रही है कि नैतिकता के पैमाने पर ये लोग उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए हैं। इस हिस्से को समझना बेहद जरूरी है हमारे लिए। ये सिर्फ एक क्रोधित महिला की झुंझलाहट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम डिकोड हो रहा है उसके दिमाग में। सिस्टम डिकोड, बिल्कुल। गंगी उस खोखलेपन को पहचान रही है जिस पर इस समाज की पूरी नींव टिकी है। वो एक और घटना याद करती है उसी समय। महगू नाम के एक व्यक्ति ने जब बिना पैसे के कामयानी बेगार करने से मना किया तो उसे ठाकुर के लोगों ने इतनी बुरी तरह पीटा कि वो महीनों तक खून थूकता रहा। खून थूकना, ये कोई साधारण सजा नहीं है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि अगर तुमने इस व्यवस्था को चुनौती दी तो तुम्हें शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। जी। और जब गंगी ये समझ जाती है कि इनकी ऊंचाई किसी नैतिक या आध्यात्मिक श्रेष्ठता पर नहीं टिकी है, ये विशुद्ध हिंसा, बेईमानी और दूसरों का खून चूसने की ताकत पर आधारित है। और जब गंगी का ये भ्रम टूटता है ना, तो उसका डर भी कुछ कम होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप अपने उत्पीड़क के पाखंड और उसकी असल कमजोरी को देख लेते हैं तो वो उतना विशाल और अजय नहीं लगता। गंगी का ये मानसिक विद्रोही उसे उस जोखिम को उठाने की ताकत देता है जो वो आगे करने जा रही है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। लेकिन तभी कुएं पर कुछ और आहट होती है। ठाकुर के घर से 2 स्त्रियां पानी भरने आती हैं। अब यहाँ एक नया नजरिया सामने आता है। ये स्त्रियां उसी ऊंचे वर्ग से हैं, ठाकुर या उनके करीबियों के घर से। वे आपस में शिकायत कर रही हैं कि कैसे घर के मर्द आराम से बैठे रहते हैं और उन्हें रात के इस पहर ताज़ा पानी लाने का हुक्म दे देते हैं। एक कहती है जैसे हम लौंडियां ही तो हैं। यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो इस दस्तावेज में एक पूरी नई परत का जुड़ना है। गंगी अभी तक बाहर से वर्ग और जातिगत शोषण को देख रही थी। वो ठाकुर बनाम दलित की लड़ाई थी। लेकिन इन स्त्रियों की बातचीत से ये उजागर होता है कि शोषण की ये दीवारें केवल गांव की सड़कों पर नहीं है, बल्कि इन बड़े बड़े दरवाजों के भीतर भी उतनी ही मजबूत हैं। लेकिन एक मिनट, इस तर्क पर थोड़ी आपत्ति की जा सकती है। जी कहिए। मतलब क्या ये सच नहीं है कि अगर आप समाज के ऊंचे वर्ग का हिस्सा हैं तो आपके जीवन में गंगी की तुलना में तो बहुत सुख और सुविधाएं होंगी? मतलब उन्हें गंदे पानी के लिए मोहताज तो नहीं होना पड़ रहा, वे शारीरिक रूप से सुरक्षित घरों में हैं। फिर उनका शोषण गंगी के शोषण के बराबर कैसे हो सकता है? देखिए, ये तुलना बराबर होने की नहीं है, बल्कि शोषण के अलग अलग स्वरूपों को समझने की है। ये एकदम सही है कि वर्ग और जाति के पिरामिड में ये स्त्रियां गंगी से बहुत ऊपर हैं। उन्हें गंदा पानी नहीं पीना पड़ता। वही तो। लेकिन अगर हम सत्ता की एक और धुरी यानी लिंग या कहें जेंडर को देखें तो कहानी बदल जाती है। जातिगत विशेषाधिकार होने के बावजूद घर की 4 दीवारी के भीतर उनकी हैसियत महज बिना पगार वाले मजदूरों की रह जाती है। ओह, तो ये एक तरह से पिंजरे के अंदर एक और पिंजरा है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जिसे हम पितृसत्ता कहते हैं, वो जाति की तरह ही एक और अदृश्य जेल है। स्रोत में उन स्त्रियों का संवाद देखिए। वे कहती हैं, छिन भर आराम करने को जीत तरस कर रह जाता है। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। ये वो अंतहीन और बिना मान्यता वाला घरेलू श्रम है जिसे महिलाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य मान लिया जाता है। घर के पुरुषों के लिए, चाहे वे बाहर कितने भी भ्रष्ट क्यों न हो, घर के भीतर उनका अधिकार पूर्ण और निरंकुश है। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब अगर हम विजुअलाइज करें तो कुएं के पीछे अंधेरे में एक शोषित वर्ग छिपा है, गंगी, जो जाति व्यवस्था की मारी है। बिल्कुल। और कुएं के मुंडेर पर दूसरा शोषित वर्ग खड़ा है, वे स्त्रियां जो पितृसत्ता की मारी हैं। और ये दोनों ही उस व्यवस्था के शिकार हैं जिसे उन कुछ पुरुषों ने अपने आराम और ताकत के लिए बनाया है। एकदम सही। खैर, इन औरतों के पानी भरकर जाने के बाद मैदान साफ होता है
और अब गंगी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। ये हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी जबरदस्त थ्रिलर का क्लाइमैक्स देख रहे हों। इस हिस्से की भाषा और उपमाएं बहुत मारक हैं। स्रोत में गंगी की तुलना उस राजकुमार से की गई है जो किसी जमाने में अमृत चुराने गया था। अमृत चुराने, हाँ। यहाँ पानी महज H2O नहीं रह गया है, वो सचमुच का अमृत है, जीवन रक्षक है। और ठाकुर का कुआं वो अभेद्य किला है जिसे पार करना किसी मौत के खेल से कम नहीं है। गंगी दबे पांव जगत पर चढ़ती है। वो इतनी चौकन्नी है जैसे कोई सिपाही रात के अंधेरे में दुश्मन की छावनी में सेंध लगा रहा हो। उसे पता है कि अगर वो पकड़ी गई तो कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं होगी। सीधा सीधा हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे या शायद मार ही दिया जाएगा। बिल्कुल, खौफ अपनी चरम सीमा पर है। वो देवताओं को याद करके घड़ा कुएं में डाल देती है और उस वक्त कुएं की जगत पर खड़े होकर उसे एक अजीब सी विजय का अनुभव होता है। वो विजय का अनुभव उस क्षणिक आजादी का प्रतीक है। उसने उन सभी अदृश्य दीवारों को लांघ लिया था कुछ पलों के लिए। घड़ा बिना आवाज किए पानी में जाता है। गंगी उसे किसी पहलवान से भी ज्यादा तेजी से ऊपर खींचती है। हाँ। वो जानती है कि हर गुजरता सेकंड उसकी जान पर भारी पड़ सकता है। इस दृश्य में जो शारीरिक श्रम है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा वो मनोवैज्ञानिक दबाव है जो गंगी के कंधों पर है। एकदम। घड़ा बस ऊपर आने वाला है, वो कुएं के मुंह तक पहुंच गया है। गंगी बस उसे पकड़कर मुंडेर पर रखने ही वाली है कि तभी एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल जाता है। और यहीं पर सब कुछ। हाँ, और दस्तावेज में उस दरवाजे के खुलने की तुलना शेर के मुंह से की गई है। मतलब ठाकुर का दरवाजा शेर के मुंह की तरह खुला। ये उपमा सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये तो जैसे पूरे सामाजिक ढांचे का खौफ बयान कर देती है। इस शेर के मुंह वाली उपमा के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक दरवाजा खुलने की बात नहीं है। तो और क्या है ये? देखिए, शेर जंगल का सर्वोच्च शिकारी होता है। एक कमजोर जानवर शेर से तर्क नहीं कर सकता, उससे दया की भीख नहीं मांग सकता। कोई गुंजाइश नहीं है वहां। बिल्कुल। जब शेर का मुंह खुलता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, शिकार और मौत। गंगी के अवचेतन मन में ठाकुर की छवि उसी सर्वोच्च शिकारी की है। एक ऐसी सत्ता जहां किसी तरह की मानवीय संवेदना की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और उस शेर के मुंह से एक आवाज आती है, कौन है, कौन है? वो एक आवाज गंगी के भीतर के उस सारे विद्रोही साहस को, उस क्षणिक विजय के एहसास को पल भर में चकनाचूर कर देती है। जो व्यवस्था पीढ़ियों से खौफ पर टिकी होना, उसे तोड़ने का साहस अक्सर उस गहरे बसे हुए आतंक के सामने कमजोर पड़ ही जाता है। उस एक आवाज ने गंगी को वापस उसकी औकात याद दिला दी। और घर्राहट गए उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। वो घड़ा जिसमें उसने अपना सारा जोर, अपनी सारी उम्मीद और झोंकू की जिंदगी लगा दी थी, एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वापस उसी अंधेरे कुएं में गिर जाता। रस्सी भी साथ चली जाती है। गंगी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। ये दृश्य पढ़ते हुए या इस पर बात करते हुए भी एक अजीब सी हताशा घेर लेती है। और इस दस्तावेज का अंत उस हताशा को अपने चरम पर ले जाता है। गंगी खाली हाथ हाँपती हुई अपनी जान बचाकर घर लौटती है। और वो क्या देखती है? वो सबसे दर्दनाक हिस्सा है। झोंकू जो प्यास से तड़प रहा था, उससे अब और नहीं रहा गया। वो उसी लोटे को मुंह से लगाए वो मैला, बदबूदार, सड़ा हुआ पानी पी रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? सारी जद्दोजहद, सारा तनाव, व्यवस्था के खोखलेपन के खिलाफ वो जबरदस्त मानसिक विद्रोह, उस अमृत को चुराने की वो जानलेवा कोशिश, सब कुछ एक पल में शून्य हो गया। गंगी और झोंकू वापस उसी बेबसी के बिंदु पर आ गिरे जहां से ये सब शुरू हुआ था। यही इस दस्तावेज की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी है। ये सिर्फ एक महिला के प्रयास की विफलता नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था की खौफनाक जीत है। व्यवस्था की जीत। ये चक्र ऐसे ही काम करता है। जोखू का वो गंदा पानी पीना इस बात का प्रतीक है कि जब समाज के साफ संसाधनों के दरवाजे कमजोरों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तो उन्हें अंततः उसी सड़ांध और उसी जहर को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो ये समाज उनके हिस्से में छोड़ता है। ये वाकई में बहुत झकझोर देने वाला विश्लेषण है। आज हमने देखा कि कैसे ठाकुर का कुआं सिर्फ एक प्यासे आदमी को पानी ना मिलने की कहानी नहीं है। ये बुन अदृश्य लेकिन इस्पात जैसी मजबूत दीवारों का कच्चा चिट्ठा है जो इंसानों को बांटती हैं। बिल्कुल। ये उन खोखले आदर्शों का दस्तावेज है जहां भ्रष्ट लोग सम्मान के सिंहासन पर बैठे हैं और जहां एक इंसान साफ पानी की एक बूंद के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है।
और फिर भी खाली हाथ लौटता। ये चर्चा इस तथ्य को भी रेखांकित करती है कि बुनियादी संसाधनों की लड़ाई कभी भी सिर्फ भौतिक लड़ाई नहीं होती। वो हमेशा शक्ति, सत्ता और गरिमा की राजनीति होती है। गरिमा की राजनीति बहुत सही शब्द हैं। गंगी का खाली हाथ लौटना किसी एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि उस पूरे समाज का सामूहिक पतन है, जहां एक इंसान की प्यास दूसरे इंसान के अहंकार और प्रभुत्व से छोटी हो जाती है। एकदम सहमत हूं मैं आपकी बात से। इस कहानी की गूंज और इसके द्वारा उठाए गए सवाल आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है जी, जब गंगी के हाथ से छूटकर वो घड़ा उस अंधेरे कुएं में गिरा, तो क्या ठाकुर के खौफ ने उसके अंदर पनपे उस वैचारिक विद्रोह को भी हमेशा के लिए उसी पानी में डुबो दिया? ये सोचने वाली बात है। या फिर कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर उन चंद पलों के लिए जो विजय गंगी ने महसूस की थी, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसे वो शेर का मुंह भी कभी पूरी तरह नहीं बुझा पाएगा? एक बहुत गहरा सवाल है ये। अगली सुबह जब गंगी उठेगी तो क्या वो वही पुरानी गंगी होगी जो खामोशी से सब सहती थी, या एक ऐसी गंगी जो इस खौफ के पार झांक चुकी है? हमारे सुनने वालों को हम इसी एक विचार के साथ छोड़ते हैं जो लंबे समय तक सोचने पर